नमस्कार दोस्तों। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब भी एक हिस्सा ऐसा था जो गुलाम था। वो था गोवा। लेकिन गोवा को आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 14 साल बाद 1961 में मिली। आखिर क्यों? गोवा को किसने गुलाम बनाया था और भारत को इसे आज़ाद कराने में 14 साल क्यों लगे? आइए जानते हैं गोवा के आज़ादी के संघर्ष की पूरी कहानी। साथ में ये भी जानते हैं कि गोवा के आज़ादी के बाद भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे रहे। कोंकण तट पर स्थित गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ ही भारत के सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से इतर गोवा एक और चीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों कसिनो के लिए। रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के साथ ही गोवा का एक रोचक अतीत भी है। गोवा का इतिहास 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। यहाँ पर मौर्य वंश द्वारा शासन की स्थापना के पश्चात सातवाहन शासकों द्वारा राजकाज चलाया गया। इसके बाद 580 ईस्वी से 750 ईस्वी तक बादामी शासकों ने शासन संभाला। 1312 ईस्वी में गोवा दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। इसके कुछ समय बाद गोवा पर लगभग 100 वर्षों के लिए विजयनगर राज्य का शासन रहा। विजयनगर के पश्चात यहाँ पर बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शासन शुरू किया। आदिल शाह ने गोवा वेल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इसी कालखंड में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में पुर्तगालियों ने गोवा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और बिना किसी संघर्ष के ही गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। गोवा पर पुर्तगालियों का ये कब्जा लगभग 450 वर्षों तक रहा। शेष भारत पर जरूर ब्रिटिश आधिपत्य था, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का ही राज्य कायम रहा। गोवा पर पुर्तगाली साम्राज्यों के कायम होने के लगभग 270 वर्षों के बाद इस शासन से आजाद होने की कोशिश की गई। गोवा के एक गांव केंडोलिम में एक पादरी परिवार ने पुर्तगालियों द्वारा चर्च के उच्च पदों पर स्थानीय लोगों को छोड़कर यूरोपीय पुर्तगालियों को बैठाने के विरुद्ध में आवाज उठाई गई। पुर्तगाली प्रशासन जब न माना तो उन्होंने मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत पुर्तगाली सेना के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारना था और ठीक इसी समय टीपू सुल्तान हमला कर देता और गोवा पुर्तगालियों के राज्य से मुक्त हो जाता। खाने में जहर मिलाने का काम एक स्थानीय बेकरी वाले को दिया गया, लेकिन बेकरी वाले ने इस खबर को पुर्तगाली प्रशासन को बता दिया। इसके बाद पुर्तगाली प्रशासन ने अपने विरुद्ध उठने वाले आवाजों को दबाने के लिए इस योजना के 15 षड्यंत्रकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया। 1930 की दशक में गोवा में राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। 1938 में गोवा कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अगले दशक में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा में आज़ादी के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ। वर्ष 1946 में अनेक सत्याग्रही जेल भी गए। इसी कालखंड में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और बदली हुई परिस्थितियों में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार वहां पर अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुर्तगाल नाटो का सदस्य बनता है और सालाजार गोवा को भी पुर्तगाल का हिस्सा बताते हैं। इससे वो गोवा की सुरक्षा के लिए नाटो की सुरक्षा के इंतजाम भी कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन गोवा, दमन और दीव अब भी पुर्तगाल के कब्जे में थे। जब भारत सरकार ने पुर्तगाल से कहा कि गोवा भारत को सौंप दो, तो पुर्तगाल ने साफ मना कर दिया। पुर्तगाल ने कहा गोवा तो पुर्तगाल का हिस्सा है, हम नहीं देंगे। और इस तरह आजाद भारत में एक विदेशी ताकत अब भी शासन कर रही थी। वर्ष 1954 में फ्रांसीसी कॉलोनी पौंडीचेरी का शांतिपूर्वक विलय कर लिया जाता है। गोवा में भी आज़ादी की लड़ाई तेज हो जाती है। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही गुटों द्वारा गोवा की आज़ादी के लिए कोशिशें की जाती है। जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव अपने 3000 लोगों के साथ गोवा में घुसने की कोशिश करते हैं। इन्हें रोकने के लिए पुर्तगाली प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। पुर्तगाल अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस मामले को जोर शोर से उठाता है और इस मामले में अपनी आंतरिक संप्रभुता से खिलवाड़ बताता है। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू कहते हैं कि सत्याग्रहियों के पीछे सेना नहीं लगाई जा सकती है। साथ में ये भी कहते हैं कि सैन्य कार्रवाई कब और कैसे होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा हो जाए।
नेहरू जी की यह टिप्पणी इस ओर भी इशारा करती है कि यदि गोवा मुद्दे का समाधान बातचीत से न निकाला जा सका तो भारत सैन्य कार्रवाई के प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा। इसी कालखंड में अमेरिका द्वारा भी गोवा पर पुर्तगाली दावे का समर्थन किया गया। अमेरिका के राज्य सचिव फास्टर डेलास ने गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा बताया, जिसके बाद वर्ष 1961 में वो घड़ी आ जाती है जब भारत इस मसले का हल सैन्य कार्रवाई के माध्यम से किए जाने का सुनिश्चित करता है। 17 दिसंबर 1961 को भारत सेना गोवा में प्रवेश करती है और इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन विजय, और महज 36 घंटों में ही गोवा आज़ाद हो जाता है। 19 दिसंबर को भारतीय मानचित्र पर गोवा दमन और दीप नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र आकार लेता है और इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को एक राज्य के तौर पर मान्यता दे दी जाती है। गोवा को जब भारत ने सैन्य कार्रवाई से आज़ाद कराया तो पुर्तगाल इससे बहुत नाराज हो गया। 1961 के बाद पुर्तगाल ने भारत से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उसने भारत को आक्रांता कहा और ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। 1961 से लेकर 1974 तक पुर्तगाल गोवा को अपना हिस्सा मानता रहा, यानी कि पुर्तगाल के नक्शे में गोवा अब भी पुर्तगाली क्षेत्र दिखाया जाता था। पुर्तगाल नाटो के सदस्यों के कारण यूरोपीय देशों के सामने भारत की आलोचना करता रहा। हालांकि ज्यादातर देशों ने भारत के कदम को सही माना क्योंकि गोवा भारत का ऐतिहासिक हिस्सा था। इस तनाव के बावजूद वर्ष 1975 में फिर से भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिए गए। धन्यवाद।